नमस्कार साधकों, आज का ये सेशन आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए स्पेशल सेशन रखा है। इतवार को ये सेशन रखा है। मैंने आपको गए सेशन में बोला था कि आपको जो भी योग के बारे में प्रश्न हैं वो आप पूछिए। तो बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पूछे हैं, तो एक एक प्रश्नों का जवाब मैं देता हूँ। सबसे ज़्यादा लोगों ने मुझे पूछा है कि आप कौन सा योग सिखाते हैं। हमेशा जब भी मेरे क्लास में, मेरे वर्ग में लोग आते हैं तो यही पूछते हैं कि आप कौन सा योग सिखाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में नहीं दिया जा सकता है। उसके लिए पहले हमें थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा, बेस में। व्हाट इज द योगा? योग ये क्या है? तो योग की अगर व्याख्या की जाए तो बहुत सारे व्याख्याएं हैं, अनेक विध है। कोई कहता है मन और शरीर का जुड़ना यानी योग है। कोई कहता है मन, शरीर और आत्मा का जुड़ना यानी योग है। कोई कहता है मन, शरीर, आत्मा, इनका परमात्मा के साथ जो मिलन होता है उसे योग कहते हैं। यह सारी व्याख्याएं जो डेफिनेशंस है उनकी जगह पर सही भी है, मगर योग कुछ ऐसे व्याख्या में या डेफिनेशन में दी जाने वाली या उसका विश्लेषण किए जाने वाली चीज नहीं है। योग यह एक प्रोसेस है। तो पहले मैं बताता हूं कि योग के 8 अंग है, अष्टांग योग है। यम, नियम, आसन और प्राणायाम। फिर 5वां आता है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ऐसे 8 अंग है। उसमें से पहले जो 5 अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, इन्हें बहिरंग योग करके जाना जाता है। और उसके बाद धारणा, ध्यान और समाधि, ये जो 3 अंग है उसे अंतरंग योग करके जाना जाता है। तो बहिरंग योग जो है उसे हठ योग कहते हैं, और जो अंतरंग योग है यानी धारणा, ध्यान, समाधि, उसे राजयोग कहते हैं। मगर हठ योग के बिना राजयोग यह सिद्ध नहीं होता है। यह भी एक योग के फील्ड में, योग के जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े सेजे से साधु है, उन्होंने कहा है पहले हठ योग करना भी बहुत जरूरी बात होती है। और ये शुरू से यम नियम से लेके हम फिर इसे शुरू करते हैं। तो यह योग है। तो आपको अभी इस माध्यम से पता चला रहेगा कि मैं कौन सा योग सिखाता हूँ। तो ये पहले प्रश्न का आपका उत्तर हो गया। अब दूसरा प्रश्न जो पूछा है कई साधकों ने कि आप हमें पूरक क्या होता है और रेचक क्या होता है, इसके बारे में जानकारी दें। तो जैसे मैंने पिछले प्रश्न का जवाब देते समय कहा कि अष्टांग योग है, उसमें जो यम और नियम है और फिर आसन और प्राणायाम। तो प्राणायाम करने से पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस यानी श्वसनों की जो क्रियाएं है उसका अभ्यास किया जाता है। तो इस श्वसनों के क्रिया में इम्पोर्टेंट यह चीज होती है कि श्वास लेना, छोड़ना और रोकना। योग में 3 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सांस जो लेते हैं हम, लेना यानी पूरक होता है, और फिर छोड़ते हैं, यह होता है रेचक। तो लेने की क्रिया को कहते हैं पूरक और छोड़ने की क्रिया को रेचक कहते हैं। और जो पूरक और रेचक के बीच जो कुछ क्षण सांस रुकता है उसे कुंभक कहते हैं। मगर योग में पर्पसली हम ज्यादा समय अगर रुकते हैं, तो अंदर श्वास अगर रोकते हैं तो इसे अंतर कुंभक कहते हैं। श्वास बाहर छोड़ दिया और उसे रोक दिया लेने से पहले, तो उसे कहते हैं बाह्य कुंभक। तो यह इस प्रश्न का उत्तर है। आज का तीसरा सवाल जो है, बहुत सारे साधकों ने इस तीसरे सवाल को भी पूछा है कि ओंकार कैसे किया जाता है। तो ओंकार कैसे किया जाता है, इसके पहले मैं
ओंकार के बारे में संक्षिप्त में बताता हूँ। ओंकार यह हमारे धरती पर जो पहली शब्द है वह होती है, उसे कोई आहट के बिना उच्चारण किया जाता है। आहट यानी ये आहट हो गई, दो चीज़ों का जब टकराव होता है तो आवाज़ निकलती है, उसे आहट कहते हैं। मगर यह ओंकार बिना आहट का यानी अनाहत ऐसे निकलता है। ओ, कोई आहट नहीं है अंदर। तो ओ देखिए, हृदय बॉटम ऑफ हार्ट यानी ये नाभि स्थान से उसका उच्चारण शुरू होता है। ओ, कोई आहट नहीं है। अभी साइंटिफिकली शास्त्रोक्त इसका उच्चारण जनरली कैसा करना चाहिए, उसमें बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं ओंकार में। तो सिंपल ओंकार मैं पहले बताता हूं। श्वास भर लेना है पहले और फिर ओ, इसका मतलब पूरी श्वास अंदर भर के जब उच्छ्वास करते यानी श्वास छोड़ते रेचक करते हैं, तो वो जो रेचक होता है वो आधा ओ में, ऊ साइलेंट होता है, फिर आधा म में, ऐसा किया जाता है ओम का उच्चारण। मगर जैसे जैसे आपकी यह प्रैक्टिस होती है तो आप ओ थोड़ा कम कर सकते हैं और मकार ज़्यादा कर सकते हैं। ओ के उच्चारण से आपका बाहरी जो सराउंडिंग आपका वातावरण होता है आपके इर्द गिर्द, उसकी शुद्धि होती है। ऊ के उच्चारण से आपके पूरे शरीर की शुद्धि होती है और म के उच्चारण से शरीर और मन इन दोनों की शुद्धि होती है। ऐसा है ओंकार का उच्चारण। चौथा प्रश्न है, एक हमारे बुजुर्ग साधक ने पूछा है, उन्होंने पूछा है मुझे साइटिका है तो साइटिका में ताड़ासन किया जाता है या नहीं। एक्चुअल ताड़ासन यह पूरे स्पाइन को स्ट्रेच करता है, तो साइटिका में यह आसन कर सकते हैं, उसे कोई बाधा नहीं होती। लेकिन यह प्रश्न पूछा ही उन्होंने तो मैं कह देता हूं, तो साइटिका के लिए गरुड़ासन जो है वो बहुत अच्छा होता है। और उसके साथ साथ साइटिका में कौन से आसन नहीं करने हैं तो वो मैं बताता हूँ। भुजंगासन नहीं करना है, सर्वांगासन नहीं करना है, हलासन ये भी नहीं करना है। ये आसन कंप्लीटली उन्हें रिस्ट्रिक्ट करना है साइटिका का। आज का पांचवा सवाल ये भी है कि एक माता ने पूछा है, बुजुर्ग माता है, कि मैं सत्संग करती हूँ तो क्या योग करना जरूरी है। तो माता जी, सत्संग करने के लिए हमारा मन और हमारा शरीर स्ट्रांग होना जरूरी है। उसमें अगर वीकनेस पाते हैं, आप कमजोरी पाते हैं शरीर में, तो सत्संग के लिए आप बैठ नहीं सकते हैं। अगर मन आपका विचलित है तो सत्संग में जो भी गुरुजी आपको कुछ बातें कह रहे हैं उनके लिए आपका मन कंसंट्रेट नहीं हो सकता है, आपका मन नहीं लग सकता है। इसीलिए सत्संग अगर आप कर रहे हैं तो मैं कहता हूँ सत्संग करने से पहले आप योग जरूर कीजिए और आपको सत्संग का ज्यादा लाभ मिलेगा। तो ये थे आज के सारे सवालों के जवाब। आप प्रश्न पूछते रहिए, आगे आने वाले जो सेशंस है उसमें सारे प्रश्नों का उत्तर मैं देने की कोशिश करूंगा। आज के जो सवाल थे उनके बारे में और उनमें से कुछ जो उत्तर मैंने दिए उनके बारे में कहना चाहता हूँ। ये सारे संक्षिप्त में उत्तर थे, जैसे योग क्या होता है, अष्टांग योग क्या है, या तो प्राणायाम क्या है, ओंकार क्या है और अनेक आसनों के लाभ क्या है। आगे आने वाले कुछ एपिसोड्स में मैं ओंकार या यम नियम, षट चक्र या षट क्रिया, ऐसे बहुत सारे जो भी विषय है उनके लिए स्पेशल सेशन रखूंगा। आप प्रश्न पूछते रहिए। आज और हर एपिसोड के एंड में, आखिरी में मैं एक प्रश्न पूछूंगा, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहना है। आज का प्रश्न है, आज कितने प्रश्न पूछे थे
साधकों ने और उनके कितने उत्तर थे, ये नंबर में आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में देना है। धन्यवाद, मिलेंगे अगले एपिसोड में।